स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जोर पकड़ रहा है। सीएम शिवराज भी लोगों से अपने घरों में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री अभियान को बीजेपी का इवेंट बताने पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। एमपी में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जोर शोर से जुटी है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज भोपाल के 10 नंबर मार्केट पहुंचे और स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदा। उन्होंने अभियान में महिलाओं के योगदान की तारीफ भी की। वहीं अभियान पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। मेरे घर जो तिरंगा फहरेगा, आप भी जाइए, सहस्त्र ग्रुप की बहनें तिरंगा बना लीजिए। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस को तिरंगे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। बेशर्मी के साथ कांग्रेस हर समय हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए जो अभियान होता है उसका विरोध करती है। अभियान को लेकर बीजेपी ने भोपाल के प्रभात तिराहे पर तिरंगा विक्रय केंद्र भी शुरू किया है। वहीं सियासत से इतर अभियान को लेकर जनता की भी अपनी राय है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तिरंगा तो देश का है ना। कंट्री के लिए अवेयर करो और जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना चाहिए। जो मुहिम चल रही है यहाँ पे, ये डेफिनेटली हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर है तिरंगे पर सियासत पर आरोप प्रत्यारोपों ने आम आदमी को पसोपेश में डाल दिया है। तिरंगा अभियान को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान परस्त बताया। एमपी में तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस ने तिरंगे को जलाया था, जबकि आरएसएस समर्थित बीजेपी देश भर में तिरंगा अभियान चला रही है। दिग्विजय सिंह ने देश के आम आदमी से अपील की है कि तिरंगा सिर्फ खादी भंडारों से ही खरीदी जाए। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि देश बेचने वाले अब तिरंगा बेच रहे हैं। पीसी शर्मा ने तिरंगा बेचने को लेकर देश के बड़े उद्योग घरानों से बीजेपी के कनेक्शन के भी आरोप लगाए हैं। झंडे लोग खादी ग्राम उद्योग खादी के जो बनते हैं उनके जीवन पे लात मार रहे हैं। इस तरह कर तो कहीं न कहीं इनका उद्योग बड़े बड़े उद्योगपतियों से कनेक्टेड है ये। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान परस्त नेता हैं। और कांग्रेस के नेता भूल गए कि हर समय कांग्रेस ने इस देश के संविधान का, इस देश की तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। हर मुद्दे की तरह अब तिरंगा अभियान पर भी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस पर अब मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी सील होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में अब एमपी सरकार भी अपनी ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को प्रवर्तन निदेशालय ने सील कर दिया है। भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी सील होगी। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का कमर्शियल यूज करने वालों की भी जांच की जाएगी, तो वहीं प्रॉपर्टी के लैंड यूज में बदलाव करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली और वो जगह पूरा का कांग्रेस के लोगों ने अपने नाम पर करा ली। वो कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने नाम से करा ली, जबकि वो 3000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वो जगह दी गई थी। तो इनने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ा। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में अभी विशाल मेगा मार्ट समेत कई कमर्शियल दफ्तर चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड का मामला है, वहाँ प्रॉपर्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने नाम पर करा ली है, जबकि 3000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर वो जगह दी गई थी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। आदिवासी दिवस के बहाने कांग्रेस टांटिया मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली में कार्यक्रम कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुट गई है।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। दरअसल एमपी में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। 2018 में इनमें से 31 सीटें कांग्रेस ने जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी विश्व आदिवासी दिवस से मिशन आदिवासी की शुरुआत होने जा रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस मिशन के जरिए कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल रही है, जैसे टंटिया मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली में कार्यक्रम करने की तैयारी है। कानून व्यवस्था से बेरोजगारी से परेशान है, ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों की तरह जो शासन चल रहा है, इससे सचेत रहें और आगे आने वाले समय इनको बाहर करें। इधर मंत्री सारंग ने पलटवार करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार एक महिला के रूप में, आदिवासी महिला के रूप में इस देश की राष्ट्रपति बनी, उनका मखौल क्यों उड़ाया? पहले इस बात का खुलासा करें, फिर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। जाहिर है दोनों दल आदिवासियों को साधने में जुट गए हैं। निकाय चुनाव के बाद अब सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी एक खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसके तहत जातीय समीकरण को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के बाद बीजेपी अब नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्षों और नगर निगम सभापति के निर्वाचन में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है। संगठन की कोशिश है कि एक ही जिले में सभी वर्गों के लोगों को राजनीतिक पद सौंपकर राजनेताओं के बीच जातीय संतुलन बनाया जा सके, जिसको लेकर जिला और निकाय प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जिस प्रकार का आरक्षण है, आरक्षण की दृष्टि से भी सभी प्रकार के वर्गों के, सभी प्रकार के लोग इसमें समाहित हो जाएं, इसका प्रयास हमारा है। बीजेपी के जातिगत आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस इसे बीजेपी की विभाजनकारी नीति बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विभाजन करके ही अपनी ताकत यहाँ तक पहुँचाई है। ये देश बांट सकते हैं, देश को नीलाम कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो रणनीति के मुताबिक अगर सामान्य वर्ग का अध्यक्ष बनेगा तो उपाध्यक्ष का चयन निर्वाचित हो चुके जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जाति से अलग तय किया जाएगा। शिवराज सरकार एक बार फिर से 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने पर विचार कर रही है। बैठक में समीक्षा के बाद फेल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद शिवराज सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इसे सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें पीएम आवास, मातृवंदना और प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना में एमपी की उपलब्धि के साथ नगरों और ग्रामों का गौरव दिवस मनाने और चिकित्सा पाठ्यक्रम की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करने पर भी चर्चा की जाएगी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की विशेषता है कि वो शासन में समीक्षा, योजना और योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जुटते हैं। इस चिंतन शिविर से पहले सीएम ने मंत्रियों के सामने आगामी कार्य योजनाओं की रूपरेखा को रखते हुए कहा है कि विभागीय योजनाओं की समय सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने का दायित्व मंत्रियों का होगा। तो वहीं सीएम के चिंतन शिविर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा करें कि रोज क्लर्कों के वहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और जिनके वहाँ से मिल रहे हैं वो भाजपा नेताओं के दोस्त हैं, उसकी समीक्षा करें। माना जा रहा है सीएम इस क्लास में फेल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावाट का आज सीएम शिवराज की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के पहले चरण के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने इसे साकार हो रहा सपना बताया। हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। जिस सोलर पावर प्लांट के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह हम कर रहे हैं, वो दुनिया का इस समय तक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछाने के लिए जमीन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए विस्थापन भी शून्य है। सोलर पैनल बिछाने पर बिजली भी बनेगी और पानी भी बचेगा। सबसे बड़ी बात यह कि सोलर पैनल बिछाने के लिए जमीन चाहिए, इसमें जमीन की जरूरत नहीं है, पानी भरा है, पानी पे बिछा दो, जमीन हमारी बच गई। अब जमीन की आवश्यकता नहीं है तो और किसी को हटाना भी नहीं है। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से करीब 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है। ये 1 करोड़ 92 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड 8 लोगों की मौत के मामले की जांच कर रही है। हालांकि कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन अब तक की जांच में न्यू लाइफ हॉस्पिटल की आपराधिक लापरवाही उजागर हो गई है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अस्पताल संचालकों के पापों के काले चिट्ठे सामने आने लगे हैं। उच्च स्तरीय कमेटी के शुरुआती जांच में अस्पताल की बिल्डिंग अवैध पाई गई। नगर निगम की ओर से स्वीकृत नक्शे में यहां सिर्फ 1 मंजिला इमारत बनाई जानी थी, लेकिन आरोपी संचालकों की हिमाकत देखी, धड़ल्ले से अस्पताल की 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग तान दी। खुलासे के बाद कलेक्टर ने जबलपुर के सभी अस्पतालों को अपनी इमारत का बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करवाने का निर्देश दिया है, जिससे ये पता लगेगा कि बाकी अस्पतालों ने भी नगर निगम के स्वीकृत नक्शे के मुताबिक निर्माण कराया है कि नहीं। फायर प्रिवेंशन है ना बिल्डिंग कंप्लीशन से शुरू होता है। फिर डायरेक्शन दे के नगर निगम एक बार है ना सारे बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो हमने डायरेक्शन दिए कि सारे लोग है ना अप्लाई करें बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के उल्लंघन के अलावा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट भी नहीं कराया गया था। अस्पताल का स्टाफ अनट्रेंड था, जिसे आग से बचाव की कोई जानकारी नहीं थी। ग्वालियर में जीआरपी ने 2 किलो सोने के जेवर लेकर दिल्ली जा रहे दिल्ली के सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से करीब 1 करोड़ के सोने के जेवर जब्त किए। जीआरपी ने जीएसटी विभाग को इस बात की सूचना देकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर की रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे 2 कारोबारी को पकड़ा है। दिल्ली के सराफा कारोबारी अभिजीत माइती और बांकेश दोलाई की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 करोड़ कीमत के सोने के जेवर मिले। एक अभिजीत करके है, दिल्ली के रहने वाले है, लगभग 2 किलो सोना के साथ में रेलवे स्टेशन में आरपीएफ जीआरपीएफ द्वारा संघन चेकिंग दौरान पकड़ाए गए थे। कारोबारी जेवर के दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए। साथ ही कारोबारी ये सोना बगैर जीएसटी के लेकर जा रहे थे, लिहाजा जीआरपी ने जीएसटी विभाग को भी इसकी सूचना दी। सैंपल लेके दिखाते हैं फुटकर दुकानों को। कहाँ लेके जा रहे थे? ग्वालियर आए थे, गए नहीं थे, वो जाने वाले थे। अभी तक बताया नहीं उन्होंने कहाँ जाते हैं। जीएसटी को इन्फॉर्म कर दिया है, जीएसटी आ रही है, आगे की जीएसटी बिल वगैरह चेक करके उनकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जीआरपी और जीएसटी विभाग दोनों कारोबारियों से गोल्ड का सोर्स पता करने में जुटे हैं। नियमित कर्मचारियों के अनुरूप 34% डीआर की मांग कर रहे पेंशनर्स ने आज प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। एमपी में पेंशनर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं, लेकिन इस बार तमाम सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इनके आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है। भोपाल में डीए यानी महंगाई राहत को लेकर विंध्याचल भवन मंत्रालय पर कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब सामान्य कर्मचारियों को 34% डीआर दिया जा रहा है तो पेंशनर्स को केवल 22% डीआर क्यों मिल रहा। मध्य प्रदेश के 4.25 लाख कर्मचारियों को प्रदेश के शासकीय सेवकों से 12% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। और ये स्थिति मध्य प्रदेश में पहली बार बनी है कि जब मध्य प्रदेश के पेंशनर्स 12% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की पीड़ा को समझे, उनके दुख दर्द को समझे। कर्मचारी संगठन ने सरकार से 34% डीआर करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारी संगठन का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे।